जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अनुच्छेद 12 और 13 इन दोनों ही अनुच्छेदों के बारे में बता चुका हूं। किसी कारणवश मेरे प्यारे दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो टाइम निकाल कर उस वीडियो को भी आप जो है फुल वॉच करना, ठीक है। क्योंकि उसमें काफी अहम जानकारी है अनुच्छेद 12 और 13 में। जब आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी और केवल आपने ये वीडियो देखी है, इससे आगे की वीडियो देखी, तो आप जो है काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगी और वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये आपके जो सेकंड पार्ट में मैं आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित जो आपका पहला अधिकार है, समानता का अधिकार, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मौलिक अधिकारों के अंदर जो ये समानता का अधिकार है, इसमें आपके अगर अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक वो समानता के अधिकार में दिए गए हैं। इन सभी जो अनुच्छेदों में, यानी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, इन सभी अनुच्छेदों में केवल आपको समानता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो आपके अनुच्छेद आते हैं और जो आपका अधिकार आता है वो आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपका जो है अनुच्छेद 19, आपका 20, 21 और 22, ये अनुच्छेद आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के बाद, वो आपका दिया है गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आपके अनुच्छेद 23 और आपका 24 आते हैं, ठीक है। और आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद आपका जो दिया गया है संविधान के अंतर्गत, जो जो उसमें वो आपका जो अधिकार है वो आपका धार्मिक जो है अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद आपका 25 है, ठीक है, आपका 26 है, 27 है और 28 है। ये अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दिए गए हैं। और इसके बाद अगर हम अधिकारों की बात करें तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की जो है वो चर्चा की गई है संविधान के अंतर्गत। और अल्पसंख्यकों के जो जो अधिकार है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आपके 29 और 30 है। ये दो अनुच्छेद जो है वो अल्पसंख्यकों के हकों की बात करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो अधिकार है वो काफी अहम और मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है, ठीक है। आपका जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जितने भी आपके ये अधिकार हैं जो आम नागरिकों के लिए जो प्रोवाइड कराए गए हैं संविधान के अंतर्गत, इनका अगर हनन होता है तो सीधे आप जो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके वो सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी अपील कर सकते हैं और गुहार लगा सकते हैं। तो कितना अहम जो है ये अनुच्छेद 32 आपका है। तो इसमें यानी संविधान में अगर आम नागरिक के हकों की अगर कहीं बात की गई है तो वो केवल आपका जो है जो मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है इसी में की गई है। जितने भी आपके अधिकार हैं ज्यादातर ये आम नागरिकों के लिए ही वो बनाए गए हैं, ठीक है। इतना ये इसलिए आप सोच सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो आपका जो अंदर आने वाला जो ये चैप्टर है आपका मौलिक अधिकारों का, ये आम नागरिकों के लिए जानना कितना बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इसी में जो है, इसी चैप्टर में इन अधिकारों के थ्रू जो है एक आम नागरिकों को अधिकार मिले हैं अपना जीवन जीने के लिए, अपनी जो है रोजमर्रा के काम करने के लिए उनको काफी अधिकार मिले हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों के अगर हम बात करें कि इनको जो है निलंबित किया जा सकता है या नहीं, बिल्कुल इनको निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है, जैसे कोई विदेशी ताकत, कोई देश है विदेश और हमारे देश पर हमला कर देता है, बाहर की ताकत कोई हमारे देश पर हमला कर देते है, या विद्रोह अगर छिड़ जाता है हमारे देश के अंदर अंदर, तो तो संसद जो है इस चीज को देखते हुए प्रधानमंत्री के थ्रू राष्ट्रपति को जो है वो आदेश पहुंचाया जाएगा और जो राष्ट्रपति फिर जो है नागरिकों को जो अधिकार है कुछ समय के लिए वो निलंबित कर सकता है, ठीक है। वो घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति इस चीज की। अगर बात करें कि इन पर जो है प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, यानी बिल्कुल प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। संसद जो है इस चीज पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। हम जो जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं, इलेक्शन जब होते हैं चुनकर भेजते हैं सांसदों को, वो सांसद ही जो संसद में बैठते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे बात को कहने वाले होते हैं। वही जो है ऐसी परिस्थिति कोई अगर आ जाती है तो नागरिक के जो है मौलिक अधिकार है इनको जो है वो इन पर प्रतिबंध भी वो लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लग जाएगा। अगर रक्षक की बात करें, हाँ, जब इन पर जाहिर सी बात है इन पर प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है। और इन पर जो है इनको निलंबित किया जा सकता है कुछ समय के लिए,
ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इनको निलंबित किया जा सकता कुछ समय के लिए, संसद द्वारा प्रतिबंध भी लग सकता, तो इनकी कोई रक्षा करने वाला भी तो होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों की रक्षक है। अगर किसी भी नागरिक के अगर मौलिक अधिकार कहीं पर जो हनन हो रहे हैं, कहीं पर मौलिक अधिकारों को जो है जो चोट पहुंचाई जा रही है, उनके मौलिक अधिकारों को जो है कम किया जा रहा है, छीना जा रहा है, तो वो सीधा जो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके देश के न्यायालय में जो अपनी अपील कर सकता है। ठीक है, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर अपील की जा सकती है अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, और हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, और जो और अदालतों में भी जो, ठीक है। लेकिन 32 का प्रयोग करके आप सीधे जो सुप्रीम कोर्ट भी जो अपील कर सकते हैं, अगर आपके जो मौलिक अधिकार हैं अगर वो आपके हनन हो रहे हैं। ये मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है, या इन पर जो है जो बात की जा सकती है, आखिरकार ये क्यों छीने जा रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो नागरिक इस पर आवाज उठा सकता है अपनी। ठीक है, शांतिपूर्वक इस चीज पर जो बहस कर सकता है। ये आपके जो है प्रवर्तनीय है, फोर्सेबल है, इनको जो है लागू किया जा सकता है। अगर कोई राज्य जो है लागू नहीं कर रहा है नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको क्यों रोक रखे हैं, तो इसकी जो है वो इनको जो है लागू करवा सकता है। ठीक है, न्यायालय में अपनी अपील कर कर। तो भाई जानते हैं समानता का जो अधिकार है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 14 है, और 14 में जो है किस तरीके की समानता की बात की गई है, आइए उसको देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 कहता है कि हमारे देश के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। यानी हमारे देश की जो विधि है, जो कानून है, वो सभी को जो है एक नजरिए से देखेगी। सभी जो है विधि के समक्ष समान है। वो एक आपका जो है चपरासी हो, कोई सफाई कर्मचारी हो, उससे लेकर आपका जो है कोई जो आपका जो है मंत्री है, आपका जो है सीएम है, यानी आपका जो है चीफ मिनिस्टर है यानी मुख्यमंत्री है, या आपका जो कोई सांसद है, या आपका कोई भी जो है और जो कोई भी मंत्री हो सकता है, कोई विधायक हो सकता है, या कोई भी जो है मुख्यमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, सभी के लिए जो विधि क्या है वो आपकी समान है। सभी को जो है एक नजरिए से वो देखेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन ये चीज जो है कुछ अपवाद के तौर पर भी देखी जाती है इसमें। जैसे आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर हम बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल की, तो अपवाद के तौर पर ये दो शख्स ऐसे हैं इन पर ये कानून जो है लागू नहीं होता, क्योंकि जब तक ये दो जो है, मैंने अभी नाम बताया आपको, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जब तक अपने पद पर बने हुए हैं, पद पर ये आसीन है, ठीक है, तो तब तक जो है इन पर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। अगर इन पर कोई केस बनता है, ठीक है, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो जब तक ये पद पर हैं तब तक इन पर जो है फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। आप कहोगे जब इन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता, इन पर जो फौजदारी का मुकदमा नहीं लगाया जा सकता, तो फिर आखिरकार ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, देश में कोई भी क्राइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। संविधान में अगर ये बात कही गई है, तो संविधान में ये भी बात कही गई है कि आप जो है जब तक ये दोनों पद पर हैं, यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल, इन पर अगर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, माना कि इन्हें जेल में नहीं भेजा जा सकता, तो फौजदारी वगैरह का मुकदमा वो दर्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन इन पे जुर्माना लगाया जा सकता है। और फिर अगर ये इन पे कोई ऐसा क्राइम पाया जाता है, यानी इनकी जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच जो है जांच एजेंसी जो है वो बैठेगी, वो चेक करेगी कि इन पे जो है जो चीज़ जो लागू की जा रही है, यानी इन पे जो क्राइम जो है बताया जा रहा है किस तरीके का इन्होंने क्राइम किया है, उसकी जांच वगैरह होगी। ठीक है, और जो वो जांच अगर पाई जाती है कि हाँ इस तरीके की शायद उसमें कुछ मिलती है बातें, कि शायद हाँ इसमें कुछ सत्यता है, ठीक है, कुछ जानकारी हाँ वाकई अहम है, तो फिर क्या है कि इनको जो है पद से वो हटाया जा सकता है, और संविधान के अंतर्गत प्रक्रिया दी गई है। और जब ये अपने पद से हट जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, ऐसे राज्यपाल को भी हटा दिया जाता है। तो जब ये पद से हट जाएंगे तो ये आम नागरिक हो गए, और जब ये आम नागरिक हो गए तो इन्हें आम नागरिक की ही तरह जो है फिर विधि वो देखेगी, और इनके जो है खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाएगा, और इन्हें जो है फिर फौजदारी का भी इन पर मुकदमा चलेगा, और इनको जो है दंड, अगर ये दंडित जो पाए जाते हैं इनमें, इन्हें यानी ये जो है अगर इन्हें जुर्म साबित हो जाता है तो इनको सजा भी होगी, फिर ये आम नागरिक हो गए फिर पद से हटते ही। ठीक है ना।
तो ये भी यहाँ पर जो है प्रावधान संविधान में किया गया है। तो इसी तरीके से जो है कुछ और भी अपवाद हैं, जैसे आपके जो कुछ बच्चों के लिए या कुछ वृद्ध महिला हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या जो कुछ अपने जो है डिसेबल जो है पर्सन है, अपाहिज वगैरह जो कुछ होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है संविधान में कुछ जो है अलग से जो उसमें छूट दी गई है, तो उनके लिए जो है विधि जो है वो थोड़े अलग नजरिए से उनको देखेगी, ट्रीट करेगी। इसमें ये भी बात संविधान में कही गई है, ठीक है ना। तो इस अनुच्छेद 14 में जो है एक बात और कही गई है, वह है विधि के समक्ष समान संरक्षण। इसमें दो बात है, एक तो मैंने अभी आपको बताया विधि के समान समानता का अधिकार, और ठीक इसमें एक बात और ऐड की गई है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। आप सोचोगे विधि के समान समान संरक्षण, इसका क्या मतलब हुआ? तो अनुच्छेद 14 में ही इस बात को जो अच्छे से जो इसका खुलासा कर दिया गया है। विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब होता है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, और असमान परिस्थितियों व्यक्तियों वाले यानी असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार। यानी अगर जैसे कुछ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जैसा भी मैंने अपाइज हैं कुछ, ठीक है, उनके लिए जो है हमारी विधि जो है वो अलग तरीके से उनको ट्रीट करेगी, और जो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक ठाक व्यक्ति है, उस तरीके से जो है उन पर जो जुर्म साबित होता है, और उन पर भी अगर जुर्म साबित हो जाता है किसी बच्चे पर या प्रेग्नेंट लेडीज पर, तो दोनों को जो है एक ही तरीके से सजा नहीं मिलेगी, उन्हें थोड़ी छूट दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है कुछ जो है इसमें समानता के अधिकार में ये बात भी साथ के साथ कही गई है। और ये बात जो कही जानी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर जो आप एक 24 या 25-30 साल का कोई वैक्स जो है व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम कर दिया, और ऐसे ही क्राइम किसी बच्चे से हो गया, ठीक है, या किसी जो गर्भवती स्त्री से हो गया, तो उसको उसी तरीके से ट्रीट जो है वो जेल के अंदर जो है वो वगैरह नहीं किया जाएगा, उसको थोड़ा सा जो अलग तरीके से थोड़ी सी वो देखा जाएगा, विधि इस चीज़ को जो कहती है, ठीक है। तो ये तभी चीज़ जो समानता का अधिकार एक सही तरीके से वो लागू भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अगर एक का हम जो है अतिक्रमण करते हैं तो दूसरे का उल्लंघन खुद ब खुद हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार क्या है। भाई जानते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 में जो जानकारी दी गई है वो कहा गया है सामाजिक समानता के बारे में, यानी ये सामाजिक समानता की बात करता है। सामाजिक समानता मतलब जैसे 15 का पहला खंड है, इसमें जो है धर्म, यानी धर्म के आधार पर आपको समानता वो होगी, यानी ऐसा नहीं है किसी जो है राज्य जो है हमारा देश जो है, यानी जो राज्य है, राज्य का मतलब मैं अनुच्छेद 12 में बता चुका हूँ कि राज्य क्या है, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर कुछ जो है जो वर्ड ऐसे आएंगे, जब मैं आपको यह पढ़ा रहा हूँ या आप अनुच्छेद पढ़ते चलोगे, कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो अनुच्छेद 12 और 13 में उनको पहले ही समझा दिया गया है कि राज्य है क्या चीज, ठीक है। तो इसलिए उस वीडियो को आपको देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहा हूँ राज्य। राज्य जो है किसी भी जो है धर्म को जो है वो ज्यादा यानी अहमियत नहीं देगा दूसरे की तुलना में, ठीक है। इस चीज का जो है वो समानता की बात करता है, यानी हमारा भारत देश का जो संविधान है उस संविधान में जो आपका जो ये समानता का अधिकार है, इसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपका 15 है, ये कहता है कि समानता है सभी को, यानी सभी धर्मों को धर्म के आधार पर समानता है। राज्य जो है किसी भी धर्म को जो है वो दूसरे की तुलना में वो अहमियत नहीं देगा, उसको बढ़ावा नहीं देगा, सपोर्ट नहीं करेगा दूसरे धर्म की तुलना में, किसी भी धर्म को। और दूसरा आपका जो है जाति के आधार पर भी आपको समानता है, यानी जाति के आधार पर भी जो राज्य वो भेदभाव नहीं करेगा कि इस जाति को सपोर्ट करे दूसरी जाति को सपोर्ट ना करे, ये भी बात कही गई है, ठीक है। और आपके जो है लिंग के आधार पर, यानी जैसे स्त्री पुरुष, ये नहीं है कि स्त्री को अलग और पुरुष को अलग, दोनों को यानी बराबर देखा जाएगा, ठीक है। और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान यानी है कि आप उस जगह के हो तो आपको जो है यहाँ पर नहीं बैठने दिया जाएगा या आपको जो है अलग व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी हिंदुस्तान के जो बाउंड्री के अंदर कहीं का भी शख्स रहने वाला हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि आपका जो है धर्म, वंश, लिंग, जन्मजात और ये जाति, ये 5 चीजें हैं,
यहाँ पर जो है जो आपका वंश भी है, जैसे आपके वंश में अगर किसी ने जो अगर कोई पहले जो कोई शायद क्राइम कर दिया या कुछ जो है रहे थे बुरे लोग आपके वंश में, तो उसके आधार पर आपको जो है वो दंडित नहीं किया जाएगा, आपको नहीं देखा जाएगा। आप अच्छे हो, आप बढ़िया हो, ठीक ठाक हो, आप देश प्रेमी हो, तो आपको उस हिसाब से देखा जाएगा। आपके जो वंश में पहले कोई देश विरोधी थे तो कोई बात नहीं, वो थे, आप थोड़ी ना हो। तो इस आधार पर भी समानता है। तो ये 5 चीजें हैं यहाँ पर। धर्म है, ठीक है, आपकी जो है जाति है, लिंग है, वंश है, जन्म स्थान है, ये 4-5 चीजें हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर आपको समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 15 के पहले खंड में। और दूसरे खंड की बात करें तो राज्य और व्यक्ति दोनों को ही आदेश देता है। ये जो अधिकार है राज्य को भी आदेश देता है और किसी भी नागरिक, यानी कोई भी नागरिक हो सकता है, उस नागरिक को भी आदेश देता है। और इनमें से कोई भी दुकान है, सार्वजनिक स्थल हो सकते हैं, पार्क है, आपका होटल है, या कुएं तालाब है, सार्वजनिक कोई भी आपका स्थान, कोई भी स्थान है XYZ, जैसे आपका जो बस स्टैंड है ऐसे, तो कोई भी सार्वजनिक स्थान है, वहां पर जो है कोई भी जो है किसी ये नहीं कह सकता कि आप उस धर्म के हो या आप उस जाति के हो या आप उस स्थान से आए हो या आपके वंश वंश ऐसा है, ये ऐसा कोई जो है जो आपको बात कहकर उस पर आपको जो वहां पर बैठने से मना कर दे, खड़ा होने से मना कर दे या जाने से मना कर दे, ऐसा मना नहीं कर सकता। कोई भी दुकान वाला नहीं कर सकता, कोई भी जो है जो होटल वाला नहीं कर सकता, जो ढाबे वाले हो सकते हैं, होटल वाले हो सकते हैं, सार्वजनिक और भी कोई स्थान हो सकते हैं, मैं सभी का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता। कितनी सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर आम पब्लिक जा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थानों पर कोई भी जो किसी, ये 5 जो चीज मैंने बताई आपको, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर जो है वो उनको जो मना नहीं किया जा सकता कि आप उस जात से हो या धर्म से हो, उससे या उस स्थान से आते हो या आपका वंश ये है, तो आप यहाँ पर जो है इस होटल में नहीं आ सकते या पार्क में नहीं आ सकते या इस बस स्टैंड पर खड़े नहीं हो सकते या इस कुएं पर या तालाबों पर, इस तरीके की जो संरक्षण है यहाँ पर तुम नहीं आ सकते, आपका आना वर्जित है, ये नहीं किया जा सकता। ये इस चीज़ की मनाही है। सबके लिए अलावा है, सब आ जा सकते हैं सार्वजनिक जगहों पर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके भी कुछ अपवाद हैं, सामाजिक समानता के जो अधिकार है इसमें भी कुछ अपवाद देखने के लिए मिलते हैं। जैसे राज्य को जो स्त्री और बालकों के लिए जो विशेष उपबंध करने की जो शक्ति देता है, जो 15 का जो आपको जो है तीसरा है, अब ये खंड, पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया, तीसरे में जो है राज्य जो है स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने का जो है वो शक्ति देता, ताकत देता है। इसमें कहा कि आप स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, सॉरी, स्त्रियों के लिए और आपको बच्चों के लिए विशेष जो उपबंध कर सकते हो। जैसा आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो है आपको जो बसें हैं, बसों में लिखा हुआ होता है कि ये आपकी लेडीज सीट है, ठीक है। तो स्त्रियों के लिए इस तरीके की जो है वो सुविधा राज्य कर सकता है अलग से, और बच्चों के लिए, ठीक है, और ये ठीक भी है ऐसा करना। राज्य और आपका 15 का चौथे में कहा गया कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए, SC और ST जातियों के लिए विशेष उपबंध करने का भी अधिकार है शैक्षणिक संस्थानों में। तो यहाँ पर आरक्षण की बात आती है अब निकल कर, कि जैसे इसमें कहा गया, देखो 15वें के चौथे में, कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, यानी सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी जो है, जो आपके जो है वो पिछड़े जो नागरिक हैं, पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और या फिर जाति रूप से, जैसा आपका जो है SC ST के कुछ जो है, जो कुछ जो है नागरिक हैं, उनको जो है शिक्षा के तौर पर जो है उनको अलग से उनका ध्यान रखेगा राज्य। तो यहाँ पर आरक्षण जो यहीं से निकल कर आता है, जो आरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि राज्य संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ऊंचे उठ चुके हैं, वह तो ऊंचे उठ चुके हैं, उनका तो विकास हो गया, ठीक है, लेकिन जिनका विकास नहीं हो पाया किसी कारणवश, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जातीय रूप से भी पिछड़े हुए हैं, तो उनको जो है उनका ध्यान रखकर, उनको सपोर्ट कर कर, आरक्षण के थ्रू सपोर्ट कर कर उनको ऊपर उठाया जाए,
उनको भी जो है जो समाज में जो है एक जो दर्जा मिल सके, ऊंचे उठने का, ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का। ठीक है ना। तो यहीं पर जो आरक्षण वो आपका बनता है, जो आप आरक्षण देखने के लिए देखते हैं ना, आरक्षण आपको सुनने के लिए मिलता है, आरक्षण जो है वो आपका यहीं से निकल कर आया है संविधान में, अनुच्छेद 15 के आपका जो है चौथा खंड जो है। ठीक। अब आइए बात करते हैं 15 के 5वें खंड के बारे में। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थान जो है, इनमें आरक्षणों की बात की गई है। जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें भी आरक्षणों की बात जो है वो 15वें का 5वां कहता है। और आरक्षण से संबंधित मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आरक्षण जो है फिलहाल अभी जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, 50% से कम ही आरक्षण आपको दिया जाएगा। किसी को आरक्षण दिया जा रहा है ना, कोई सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या आपका SC ST वालों को जो आरक्षण मिलता है, ठीक है, जिनको भी आरक्षण मिलता, तो वो आपके जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए, उनको आरक्षण केवल 50% तक ही दिया जा सकता, या उससे कम, ज्यादा नहीं दिया जा सकता। फिलहाल अभी ये व्यवस्था है। आगे जब इस पे संसद कोई नियम कानून बनाएगी तब का तब देखेंगे। तो यहाँ तक आपका अनुच्छेद 15 आपका कंप्लीट होता है। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अनुच्छेद 14 और 15 दोनों ही अनुच्छेद आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें जो समानता का अधिकार है, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 16 है ये बात करता है नागरिकों के लिए अवसर की समानता की। अवसर की समानता मतलब इंग्लिश में बोले तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी अपॉर्चुनिटी आपको जो है जो शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, नौकरियों में जो आपको जो है, यानी नौकरियों के अंदर आपको जो है इक्वलिटी हो, समानता हो। ठीक है, नौकरियों के अंदर, नौकरियों के अंतर्गत समानता की बात करने वाला यही अनुच्छेद है। कौन सा? आपका अनुच्छेद 16। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि सभी को जो है नौकरियों में समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि इस जाति या धर्म या वंश के लोग, तो इस तरीके से यानी किसी भी जो है जो भारत देश के अंदर नागरिक हैं, भारत के नागरिक, उनको जो है जो आप जो है उस धर्म से हैं या आपकी वो जाति है, तो उसके आधार पर आपको जो है ये नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है। हमारा कोई भी नागरिक हमारे देश का जो है वो हमारे देश की जो किसी भी पोस्ट पर जो जो उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह दी गई हैं, और वो उनको उन पर जो खरा उतरता है तो वो अप्लाई कर सकता है और जो है उस पोस्ट पर वो बैठ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ आपकी जो है इसमें सीधी सीधी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की है। हमारे देश का कोई भी नागरिक, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, वो जो है आपका जो है किसी भी पद पर वो जा सकता है, मेहनत कर कर वहाँ जो है वो जो उसकी जो क्वालिफिकेशन है उन्हें जो है क्लियर कर कर उस पद को प्राप्त कर सकता है। चाहे आपका जो है राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, ठीक है, या DM का हो, SDM का हो, इस तरीके से कोई भी पद हो जो, ठीक है ना। तो पुलिस लाइन का कोई भी ऊंचे से ऊंचा पद हो, या प्रशासनिक अधिकारी का कोई ऊंचे से ऊंचा पद हो, या प्रधानमंत्री का क्यों ना पद हो, वो उस पद को जो है वो हासिल कर सकता है, अगर वो भी जो उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह है जो भी है उनकी, उन्हें पार करता हुआ, यानी मेहनत कर कर वहां तक पहुंचता है तो वेलकम है। ऐसा नहीं, मना नहीं किया जा सकता कि आप उस धर्म से हो तो आप जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, या आप जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकते, या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, या DM नहीं बन सकते, SP नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है। जो उस पद के लिए क्वालिफिकेशन है अगर वो उसके पास है तो वो बन सकता है। आप धर्म के नाम पर या उस जात के नाम पर या वंश के नाम पर इस तरीके से जो है वो मना नहीं कर सकते। वो देश का नागरिक है तो बनेगा। जो मैंने बात बताई अभी आपको, ये 16 के पहले और दूसरे में जो ये जानकारी दी गई। 16 का तीसरा जो है वो कहता है कि राज्य जो है नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर जो है विभेद कर सकता है। कुछ रोजगार जो है किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। यानी कुछ ऐसा भी जो भारत देश का एरिया है जो वहाँ पर जो है काफ़ी जो पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, वो उन पिछड़े हुए लोग हैं आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, तो राज्य जो है उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान कर कर उनको जो है नौकरियों में जो है जो कुछ आरक्षण, जो कुछ सपोर्ट, यानी आरक्षण के तौर पर कुछ सपोर्ट जो है वो कर सकता है जिससे कि वो ऊपर उठ सकें। तो यहाँ भी आरक्षण की बात निकल कर आती है। आपने देखा होगा जब कहीं के जो है लोगों के लिए जो है कुछ स्थान पर जो लोग रहते हैं उनके लिए जो अलग से जो है राज्य जो कुछ जो हेल्प करता है कुछ अंकों में, कि जनरल कैटेगरी से नहीं, यहाँ पर जनरल की बात नहीं कहूँगा मैं, यहाँ कहूँगा अगर कुछ स्थान से अगर लोग आते हैं तो उन स्थान वाले लोगों के लिए कुछ जो है अलग से जो है कुछ प्रावधान होता है अंकों का, कि आपके अगर अंक थोड़े इतने कम भी है यहाँ तक तो वो चल जाएंगे, उसमें दिया हुआ होता है।
ठीक है, इस तरीके की बात वो इसी जो 16 के तीसरे में वो खंड में दी गई है। और 16 के चौथे में कहा गया कि राज्य को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार है। यहाँ भी आरक्षण की जो है बात निकल कर सामने आती है। तो ये तीसरा और चौथा ये दोनों ही जो है जो बात करते हैं थोड़ी आरक्षण की, अगर कोई सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे जो है नौकरियों में भी जो है वो आरक्षण आपका वो मिलेगा। ठीक है, यानी उसको सपोर्ट मिलेगा नौकरियों में भी, राज्य उनको सपोर्ट करेगा जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, या कोई ऐसे स्थान से आते हैं काफी पिछड़ा हुआ जो वो एरिया है तो उस स्थान के आधार पर भी जो है सपोर्ट करेगा राज्य। ठीक है, उनको जो है कुछ कम अंकों पर ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनको नौकरी में सपोर्ट जो है वो देगा राज्य। ये 16 का तीसरा और चौथा ये दोनों खंड इस बात को साफ साफ कहते हैं संविधान के अंतर्गत। इस बात से निष्कर्ष निकलता है जैसे एक माँ के बच्चे हैं, आप ऐसे मोटा मोटा समझ सकते हो मोटे तौर पर, और उन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके होशियार हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं काफी, और उन्होंने जो है अपना काम मिला अच्छे से अपने कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। ले ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं शायद माँ के उनमें कि जो अपने कमजोर हैं। ठीक है, और वो सही से जो है शारीरिक रूप से भी इतने मजबूत नहीं है, दिमागी रूप से भी थोड़े इतने वो नहीं है। ठीक है, मेन चीज कहूंगा मैं शारीरिक रूप से जो है वो इतने वो नहीं है, सक्षम नहीं है, कुछ कमजोर है, तो उनके लिए माँ अलग तरीके से उनको जो सपोर्ट करती है। ठीक है, जिससे कि उनका भी जो है थोड़ा विकास हो सके, वो भी जो है जीवन जी सके। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने एक एग्जाम्पल थोड़ा मोटे तौर पर आपको बताया। ऐसी जो राज्य जो है कुछ जो सामाजिक या आर्थिक रूप से कुछ पिछड़े हुए जो लोग हैं या जातीय रूप से जिनको जो है कम आंका जाता है देखा जाता है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, सरकारी नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में, तो उनको क्या है कि उनको जो है संविधान में ये प्रावधान दिए गए हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, वो आरक्षण के तौर पर उनको जो है ये चीजें मिलती हैं। अब आइए जानते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी आपके जो छुआछूत के लिए मनाही करता है। यानी जैसे आपके जो कुछ शूद्र, आपने सुना होगा शूद्र है, नीची जाति के जो लोग समझे जाते हैं लोगों द्वारा, वो माने जाते हैं, तो उनको जो है आप इस स्थान पर नहीं बैठ सकते, या आप मंदिर में नहीं जा सकते, या आप जो है उस पार्क में नहीं जा सकते, उस होटल में नहीं जा सकते, या इस बस स्टैंड पर खड़े नहीं हो सकते, इस तरीके के, आप नीचे बैठिए, आप कुर्सी पर हमारे सामने नहीं बैठ सकते। पहले ये काफी चीजें थी, लेकिन इस चीज को जो है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में बिल्कुल मनाही कर दी गई है, कोई भी जो है इस तरीके की छुआछूत नहीं करेगा। ठीक है, ये इस चीज की सख्त मनाही है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इस चीज की साफ साफ मनाही की गई है। कोई भी जो है जो किसी को जो है धर्म के आधार पर या जात के आधार पर, ठीक है, वो उसको छुआछूत नहीं करेगा, किसी भी आधार पर छुआछूत नहीं करेगा कि तू नीची जाति का है या तू जो ऐसा है तो अलग बैठ, तो हमारे पास नहीं बैठ सकता या ये नहीं हो सकता, इस तरीके से तो छुआछूत की मनाही की गई है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत जो है वो किया गया है। उपाधि मतलब जैसे हमारा देश जब जो आज़ादी से पहले जो है हमारे देश में जो है अंग्रेजों द्वारा कुछ उपाधियां दी जाती थी, जैसे आपका बहादुर है, आपका जो है राय राय सुना होगा, राय बहादुर, इस तरीके की उपाधि है, सर की उपाधि है, आपके जो है महाराज की उपाधि है, दीवान की उपाधि है, कुछ उपाधियां दी जाती थी और भी उपाधियां होती थी, तो इस तरीके से जो है उपाधियां मिलती थी। लेकिन सरकार ने जो है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है जब संविधान बना तो भारत सरकार ने जो है जो यानी सरकार के अंतर्गत जो भारत के निर्माता यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है इस चीज को जो है वो खत्म किया। ठीक है, अनुच्छेद 18 लाकर इसमें साफ साफ कह दिया कि अब उपाधि इस तरीके से वो नहीं दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन सेना की उपाधि और शिक्षा की उपाधि इन दो को अलग रखा गया है। यानी सेना कोई उपाधि देती है, ठीक है, कोई सेना में भर्ती है और उसने अच्छा काम किया और उसको सेना कोई उपाधि दे रही है तो वो उपाधि वो ले सकता है। ठीक है, आपने सुना भी होगा जैसे कोई सेना में भर्ती होता है तो वो अपने नाम के साथ में अगर ब्रिगेडियर है तो वो बोलता है ब्रिगेडियर मोहन, इस तरीके से वो बोल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिगेडियर की पोस्ट पर है तो बोल सकता है। सेना अगर कोई इस तरीके की उपाधि देती है तो वो आदमी लगा सकता है अपने नाम के साथ में। ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपाधि मिलती है, जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, आपने सुना होगा, तो लोग अपने नाम के साथ में डॉक्टर प्रोफेसर लगा लेते हैं, कोई बात नहीं है। सेना और शिक्षा की उपाधि लोगों को मिल सकती है, ये अलाउ है।
और 18 का जो ये पहला खंड मैंने क्या आपको बताया, ये उपाधियों के लिए मना किया गया है। कोई भी नागरिक, हमारे भारत देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, कोई भी जो उपाधि नहीं ले सकता जो हमारे देश में रह रहा है, जो हमारे देश में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और 18 का ख जो है, यह भारत के नागरिकों को विदेशों से उपाधि लेने पर रोक लगाता है। यानी हमारे देश का कोई भी नागरिक विदेश से भी नागरिक वो उपाधि नहीं ले सकता। अगर विदेश से उपाधि लेगा तो पहले राष्ट्रपति को जो है वो सूचित करेगा, राष्ट्रपति उस चीज को देखेंगे कि ये किस तरीके की उपाधि ले रहा है, क्या है, उसके बारे में जानकारी जो है राष्ट्रपति को देनी जरूरी है। तब उसके बारे में आगे प्रोसीजर है, ठीक है। और 18 के ग में जो है, यदि कोई विदेशी लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। यदि कोई विदेशी यार हमारे देश में किसी लाभ के पद पर है, तो लाभ के पद पर रहते हुए विदेशी, ठीक है, यानी अपने देश से किसी भी विदेशी विदेश से जो है कोई भी जो है वो उपाधि नहीं ले सकता। ये 18 का ग में कही गई है ये बात। और 18 के घ में जो कही गई है, वो लाभ के पद पर आसीन नागरिक हो हमारे देश का या विदेशी हो कोई, वो अन्य देश से कोई भी सुविधा या वेतन जो नहीं ले सकता, ठीक है। वो राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। बिना राष्ट्रपति के जो है ना तो वेतन ले सकता और ना ही वो जो है कोई ऐसी सुविधा ले सकता है विदेश से हमारे। तो ये था अनुच्छेद 18। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कुछ लॉन्ग रही, आप सभी जानते हो जब किसी बात को अच्छे से डिटेल से समझाया जाता है तो उसमें टाइम लग ही जाता है मेरे प्यारे दोस्तों।